एनी डाउट है जो अभी तक पढ़ा है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है तो बताओ। क्लियर? चलो राइट डाउन अ क्वेश्चन। पढ़ा था घर पे जाके कि टाइम ही नहीं मिला? थोड़ा जा पढ़े क्यों? चलो राइट डाउन अ क्वेश्चन। It was the Aryans who were responsible for coming up Indus Valley civilization. कमेंट लिखो जी, आपके पास 7 मिनट है लिखने के लिए। आशना, अगर आपको कुछ और मिल गया तो हमें भी बता देना। आज तक तो मिला नहीं मेरे को भी। लिखो जी, ही वाज आस्किंग कि इज इट सफिशिएंट? इतना कर लो, इतना पढ़े नहीं जाता देखो। लिखो जी आंसर। गुड मॉर्निंग। अगर नोट्स से लिखना चाहते हो, नकल मार के लिखना चाहते हो, वो भी लिख सकते हो। इतनी खुली छूट है। क्यों नहीं आए थे कल? हैं? चल ठीक है, कोई बात नहीं। जो ऑनलाइन है वो यहीं पे कमेंट कर दें।
हाँ जी बताओ क्या लिखा है। इट वॉज द आर्यंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग अप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ जी बोलो। टाइम तो यूपीएससी भी इतना ही देगी ना। हम्म, ठीक है। हाँ जी दसों की तरफ जिम्मे। हम्म, हाँ जी चलो। थोड़ा सा तभी मैंने बोला था कि चाहे आप किताब खोल के लिख लो, उसका मतलब है कि आंसर आपकी किताब में नहीं है। दैट वाज द रीजन कि वो आपके माइंड में है, एक अंडरस्टैंडिंग से बेसिस के ऊपर आपका आंसर बनेगा, ना कि आपकी किताब से आंसर आएगा। दैट उसका मतलब ये था कहने का। इट वाज द आर्यंस हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग अप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि आर्यंस या इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़े लोग कौन थे, कहाँ से शुरू हुई ये प्रॉब्लम? बिकॉज द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड। तो इट इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू डिफाइन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट है, ये है, कुछ कुछ नहीं पूछ रहा वो इंडस वैली की। दे आर नॉट आस्किंग कि बैकग्राउंड पे जाओ जी, बोल सीधा लिखो द इंडस वैली स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड एज ऑफ नाउ, because of which various historians have given different theories, and one of the theories, it was the Aryans who were responsible for coming up of civilization. And for this एक इतना पे इंट्रोडक्शन आ गया। द स्क्रिप्ट है, चलो इसको पॉइंटर फॉर्मेट में लिख लो ताकि आप इसको घर पे जाके फिर लिख के लेके आना। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड एज ऑफ नाउ। जिसके चलते हुए therefore many historians have given up their views and theories, and one of the theories that was the Aryans who were responsible for coming up, and therefore they have given various evidences about it. पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन में लिख लो आप कि स्क्रिप्ट इसकी डेसिफर नहीं हुई है, जिसके चलते हुए ये प्रॉब्लम लिख रहा है। नोटबुक है तुम्हारी? हैव अ रेगुलर नोटबुक, क्योंकि प्रॉब्लम रहेगी, वी नीड टू मेंटेन द नोट्स। मैनी स्टूडेंट्स अब आर्यन इन थ्योरी के बारे में जब आप लिखोगे तो वहां पे बोलोगे वेरियस लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैज बीन देयर। ठीक है, लिटरेरी एविडेंसेस लाइक हरियूपिया एंड नरमनी, इसकी ब्रैकेट में लिख लो। एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कौन कौन से हैं? ज्योग्राफिकल एरिया प्लस द एविडेंस ऑफ वॉट्स। सेकेंड पैराग्राफ आपका खत्म। थर्ड पैराग्राफ में लिखो बट अ डीपर एनालिसिस shows a different picture। अब आपको एक्सप्लेन नहीं करना है इसको, डीपर एनालिसिस को। फॉर एग्जाम्पल देयर नेचर एंड कैरेक्टर, वर्शिप ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस, फॉर एग्जाम्पल रूरल एंड अर्बन एक्सेट्रा, मेक इट क्लियर कि अलग अलग है। अब आपको तीन पैराग्राफ में ऐसा लगा लो
30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स एंड 30 वर्ड्स, 90 वर्ड्स आपके ये पूरे हो गए। दिस इज द फर्स्ट, आपको जो आपका 150 वर्ड्स में से आपको 150 वर्ड वाला जो भी क्वेश्चन आएगा हमने अप्रोक्सीमेटली 135 टू 140 वर्ड्स में खत्म करना है। 150 शब्द कभी भी नहीं लिखने हैं। 140 इज द अपर मोस्ट लिमिट जो आपने लिखना है, उसके ऊपर तो सोचना भी नहीं कि हमने आंसर लिखना है। तो आपका 80 टू 90 वर्ड्स में ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पैरा, फोर्थ पॉइंट में आपका आ जाएगा, बट द रियल रीजन क्या है? दे वर इंडिजिनियस पीपल। It was the natural evolution that was taking place. कहां पे? ईस्टर्न अफगानिस्तान and on the borders of the western Pakistan, which reached, and various villages they started coming up around 3700 BC लेके क्या हुआ वहां पे अर्ली फेज डेवलप हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया था आपका एग्रीकल्चर सरप्लस। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का आपको सिर्फ आर्यन पे खत्म नहीं करना है। 90 वर्ड्स उसके अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स इसके 140 वर्ड्स में आपका एक बढ़िया आंसर लिखा जाएगा। अगर जब फॉर एग्जांपल दे कुड आस्क यू इट वाज द पीपल हु केम फ्रॉम आउटसाइड एंड स्टार्टेड सिविलाइजेशन, इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। आर्यन की जगह पे हमने मेसोपोटामिया वाला कर देना है, फिर मेसोपोटामिया के बारे में आगे वाले 50-60 वर्ड्स लिखने हैं, एंड देन फॉर एग्जांपल आपको आगे वाला जो फिर लास्ट में फिर यही लिखना है। कहने का मतलब है कि यू शुड अंडरस्टैंड अ पैटर्न ऑफ राइटिंग। सेकेंड थिंग इज, इस क्वेश्चन के पीछे कमेंट था। यू डू नॉट नीड टू एग्री टू द स्टेटमेंट। अगर डिस्कस होता तो हम इसके थ्योरी के बारे में बताते, लेकिन यहाँ पे कमेंट है विच मीन्स दैट यू नीड टू हैव योर ओन क्रिटिकल थिंकिंग कि जो मेरे को बोल रहा है या पूछा जा रहा है, शुड आई एग्री टू इट और शुड आई नॉट एग्री टू इट। इट इज 100% डिस्क्रिशन। कोई भी एक सॉर्ट ऑफ अ मॉडल आंसर नहीं होता परफेक्ट, क्योंकि एवरी पर्सन हैज हिज और ओन ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाले हिस्टोरियन से पूछेंगे तो वो बोलेंगे हमारी थ्योरी सही है ना। अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का आंसर लिखना और ये क्वेश्चन आ गया, वो बोलेंगे ये लो मेरे तो सही करता हूँ, तो फिर क्या करोगे? एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन ओपिनियन। हमने अपना ओपिनियन बोला कि तो आप लोगों ने पूछा आप बताओ जी क्या बनता है, देयरफॉर वी नीड टू टेक अवर प्रॉपर स्टैंड। तो उस तरीके से होगा, तो वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप्ड है। तभी मैंने बोला था चाहे किताब खोल के लिख लो, जिसका मतलब है कि किताब में आंसर्स नहीं होते, आंसर आपकी अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होते हैं, देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट इट। क्लियर है? हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आंसर राइटिंग में बार बार कहता हूं इज नॉट सिंपल, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, प्रोवाइडेड यू आर गिविंग द राइट अमाउंट ऑफ टाइम टू इट। और अगर उल्टी सीधी इधर उधर देखो, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो पढ़ाई के बारे में, मैं हमेशा बोलता हूं और बोलता भी रहूंगा आने वाली क्लासेस में। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर मैं आपका टाइम का शेड्यूल यहाँ पे लिखूं, ठीक है, तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी, हाँ यार बहुत टाइम पड़ा था, मैंने तो रील्स में टाइम निकाल दिया, मैंने और सुना क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है और आज क्या किया, ठीक है, और मम्मी ने क्या किया, डैडी ने क्या किया, और ये क्या कर रहा था, कर रही थी। इससे बहुत सारा टाइम आप वेस्ट करते हो। बस मैं ये नहीं कह रहा कि टोटली अवॉइड इट, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, अवॉइडेंस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन एक रैशनल यूज ऑफ द टाइम तो पॉसिबल हो ही सकता है ना। उस चीज को रिड्यूस करने की कोशिश करो, जितना पॉसिबिलिटी होती है उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपको 2-3 घंटे की आदत है, उसको आधा आधा घंटा कम करके आप 1 महीने में 2-3 घंटे से आप आधे घंटे पे ले आओ। लेकिन मैं आई एम नॉट सेइंग कि टोटली, बिकॉज हम भी तो नॉर्मल इंसान हैं, तो नॉर्मल इंसान है, हमारी और कमिटमेंट्स भी तो होती हैं, इसलिए यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट कैन बी अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑल्सो। और सोल्यूशन और आपका आंसर आपका ही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द आंसर ऑफ फॉर एग्जाम्पल एनीवन एल्स। और आपके डिसीजन किसी और के इन्फ्लुएंस में से भी नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे इन्फ्लुएंस में भी नहीं होना चाहिए, किसी और के इन्फ्लुएंस में भी नहीं होना चाहिए। इट बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 डिफरेंट पर्सन्स दैट आर देयर। और अगर आपके पास पॉजिटिव लोग ज्यादा हैं तो आपकी पॉजिटिविटी ज्यादा रहेगी,
अगर नेगेटिव लोग ज्यादा है, ये बुरा है ये बुरा है, तो कंपेरेटिव नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। एक बात बताता हूँ। एक राजा था, वो राजा सैर पे निकला, और जैसे ही वो सैर पे निकला तो उसके पैर पे एक कांटा लग गया। अब राजा को गुस्सा आ गया, कहता मेरे पैर पे कांटा कैसे लग गया। और अपने पूरे इंटेलेक्चुअल्स को, राज के इंटेलेक्चुअल्स को तो उनको बुलाया और बोला कि ऐसा कोई जुगाड़ करो कि आगे से मेरे पैर पे कोई कांटा ना लगे, मेरे को बहुत पेन हुआ है। वो कहते ठीक है जी, और सब लोग इकट्ठे हो गए। कहते ऐसा करते, अब राजे ने बोला है तो अगर दोबारा से कांटा लग गया तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी हमें। कहते फिर क्या करना है जी। कहते ऐसा करते, जितनी भी राजा की जमीन है, हम पूरी जमीन के ऊपर लेदर बिछा देते हैं। राजा जहां पे भी चलेगा कोई चांस ही नहीं है कि राजा को कांटा लग जाएगा। वो लेदर बिछाने का काम शुरू कर देते हैं। तो फार्मर्स आ जाते हैं, कहते हैं यार पूरी जमीन के ऊपर अगर तुमने लेदर ही बिछा दिया तो हम एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, कोई और सोल्यूशन ढूंढो। राजा अपने इंटेलेक्चुअल्स को दोबारा फिर से बुलाता है, कहता है यार ये तो बहुत लोग दुखी हो रहे हैं, कोई और सोल्यूशन बताओ, इसका क्या हो सकता है। कहता है ऐसा करो, जितनी भी धूल है, पक्की जमीन के ऊपर जो भी धूल है, धूल में कांटे हैं, पूरी की पूरी धूल साफ कर दो। तो सब लोगों को, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको बुला लिया जाता है। 24 घंटे काम चलता है, पूरा वो धूल वूल साफ करते हैं, पूरा आसमान में वो धूल ही धूल छा जाती है। इतनी धूल छा जाती है कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, एंड बहुत लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। फिर राजा के पास लोग जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या सोल्यूशन निकाला तुमने, क्योंकि धूल उठेगी तो बैठेगी भी तो वापस ना। तो जितना काम चल रहा था वो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस में आ चुके थे। फिर कहता कुछ और जुगाड़ करते हैं। फिर दोबारा से इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया गया, तीसरे बार बुलाया गया। कहते हैं ऐसा करते हैं, पूरी जमीन को हम सिंचाई कर देते हैं, इस पे पानी छोड़ देते हैं, ताकि वो कहीं भी कीचड़ विचड़ होगा तो वहां से जो भी ठीक हो जाएगा। ये भी कर देते हैं। तो कुछ लोगों के, गरीब लोगों के घर बह जाते हैं, कोई तालाब सूख जाते हैं, लोग फिर दुखी। तो यार ये कैसा राजा है जो हर बात पे हमें दुखी दे रहा है। तो फिर एक देसी सा बंदा आता है, वो राजा को बोलता है ऐसा करो यार, मैं तेरे पैरों के लिए शूज लेकर आया हूँ, तो शूज डाल ले। उसने शूज बनाए और शूज डाल के ले आया। राजा कहते हैं अरे तो बड़ा आसान काम था। मेरे पूरे इंटेलेक्चुअल्स थे, वो ये बात नहीं समझ सके कि राजा को लेदर के शूज भी तो डलवाए जा सकते हैं। तो पहले बार जो शूज वाला बंदा था, जिसने शूज बनाए होंगे। अब जो राजा के आसपास वाले लोग थे, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि यार इस बंदे की ना राजा के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो गई है। अगर इसकी ट्यूनिंग अच्छी हो गई है तो हमारे लिए वो नुकसान है, क्योंकि राजा के जो क्लोज वंस होते हैं उनके लिए नुकसान हो जाएगा। वो राजा को ही उसके भड़काने लग जाते हैं उसके खिलाफ। कहता है यार हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे बाद दिमाग में ये आइडिया तुम्हारे शूज डालने का आया क्यों नहीं। ये पक्का शैतान का काम है, इसके दिमाग में शैतान बैठा हुआ है, और शैतान डेलिबरेटली तुम्हारे पैर में लेदर डलवा रहा है ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लें खराब हो जाएं। अब राजा को भड़का देती है। राजा बोलता है बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम तो मेरे इतने सालों से क्लोज बंदे हो। कहता फिर, कहता इसको फांसी लगा दो। उस बेचारे बंदे को फांसी लगा देती है। तो व्हाट आई एम मीनिंग टू से इस पूरे का पूरा कहानी का जो मतलब है, दैट टोटली डिपेंड्स फॉर यू। कैसे आपके ऊपर है। आपको थोड़ी बहुत ही तकलीफ होगी ही होगी। तकलीफ होने के बाद क्या आप एक ऐसे सोल्यूशन पे जाते हो जो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। कई बार हमें अपने आप पे डाउट होने लग जाता है, यार इतना आसान यूपीएससी कैसे पूछ सकती है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। तो हमें सेल्फ डाउट आ रहा, वो क्वेश्चन कर देते हैं। एंड देयरफॉर हमें जो साथ वाले दोस्त होते हैं, हम टीचर्स को साइड पे कर देते हैं। साथ वाले जो 20, 21, 22 साल के बड़े लड़के लड़कियां होते हैं, बोलते तू बता भाई क्या करना चाहिए। अरे आप, उसको भी तो उतना ही आता है जितना तुम्हें आता है, उसको कौन सा तुमसे ज्यादा आता है। देयरफॉर इट ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट हैव अ प्रैक्टिकल ओपिनियन, अ प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स योर स्टडीज ऑल्सो। कहीं ना कहीं पे अगर इस दुख को दूर करना, यूपीएससी के एग्जाम का जो दुख है, इसको दुख खत्म करके अगर बुद्ध के कहने वाला मोक्ष आपने प्राप्त करना है, तो इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए, जैसे कल बता रहे थे, दिशा सही होनी चाहिए और आपको ही उसके ऊपर चलना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि यू नीड टू चूज, टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली एंड स्टे फर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डिसीजन ऑल्सो, कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो मेरे लिए सही है, और जो आने वाले आगे पीछे वाले लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेट देम स्पीक। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसको घर पे जाके पढ़ने की कोशिश ही नहीं करो, उसको पढ़ो भी और वो तुम्हें आना भी चाहिए। एंड ट्राई टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स। रट्टा मत मारो। द सेम विल बी द केस फॉर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऑल्सो। जैसे मैंने बोला था, चाहे किताब निकाल के देख लो,
एक बात बताओ, जो मैंने मॉडल आंसर बताया, एक भी ऐसा पॉइंट था जो आपको नहीं आता था? मेरे को भी तो उतना ही आता है जो मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल है, ठीक है, ऑप्शनल में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंसिवली ले जाऊंगा, लेकिन जीएस के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कल ना बताया हो और आज मैंने नया निकाल दिया हो, एंड स्टिल यू आर अनेबल टू राइट एन आंसर। ये तब हो पाएगा इफ यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, देयरफॉर ट्राई टू डेवलप अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। उसको जाके पढ़ो ही नहीं, याद ही नहीं करो, उसको समझो भी कि ऐसे क्यों हो रहा था, ऐसे क्यों हो रहा था, देन इट विल बी कंपेरेटिवली इजी फॉर यू। ठीक है, आगे कहाँ तक हो गया था हमारा? हड़प्पन इकोनॉमी शुरू करना है ना? हड़प्पन इकोनॉमी देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट हड़प्पा, जब हड़प्पा की बात करते हैं, इसमें ट्रेड बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव था। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर आज हम हड़प्पा को एक बार अगर साइड पे भी कर देते हैं, अगर आज की हम बात करते हैं, अगर बोलते हैं हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा? किस चीज की बात हो रही है? कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारे अभी इंडिया में? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, प्राइमरी सेक्टर्स हो गया, और कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और टर्शरी सेक्टर, और क्वार्टरी सेक्टर हो गया, क्विनरी सेक्टर हो गया, अदर सेक्टर हो गया। जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, या जो भी धरती के साथ रिलेटेड चीज है जो रॉ फॉर्म में यूज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत एलिड भी हो जाएगा। सेकेंडरी मीन्स आपने किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर लिया, तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल हो जाएगी। टर्शरी क्या होता है? सर्विसेज सेक्टर हो जाएगा। क्वार्टरली क्या होगा? हाँ, और क्विनरी जो बेसिकली एक्सपर्टीज का नेक्स्ट लेवल चला जाएगा, जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल दोस थिंग। हमें, अगर हम अब इसी चीज को इंडिया के या फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन आज से 2500 साल पहले और फिर 4500 साल बैक चले जाएंगे, एक बात तो श्योर है कि वहां पे सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, ये तो होगा नहीं। तो हम अगर उस समय की बात करते हैं तो किसकी बात होगी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की ही तो बात होगी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज आ जाएगा, और फॉर एग्जांपल इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड एंड कमर्स आ जाएगा। यही होगा ना इसमें? रट्टा मारने की अगेन बोल रहा हूं बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब कि कौन कौन सी क्रॉप वो ग्रो करते थे, तो बिकॉज इसकी 1500 से ज्यादा साइट्स है, जम्मू एंड कश्मीर से लेके गुजरात, महाराष्ट्र और ये वाला रीजन पूरे का पूरा कवर्ड है। तो एक बात तो श्योर है कि अलग अलग क्रॉप होगी, कहीं पे वीट होगा, कहीं पे राइस होगा, कहीं पे इंडिगो होगा, कहीं पे दीज पीपल वर कंपेरेटिवली वेल एजुकेटेड ऑल्सो। तो वहां पे क्रॉप्स के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी इनका डेवलप था। हमने कल एक पॉइंट किया था, द हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम रिवराइन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है? गुड नंबर ऑफ साइट्स दे वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वन और द अनदर रिवर। लेकिन जो किसी भी किनारे भी रिवर के किनारे के ऊपर फॉर एग्जांपल साइट है, ये साइट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड एंड कमर्स में इन्वॉल्व होगी, एग्रीकल्चर में तो नहीं होगा ना, एग्रीकल्चर तो थोड़ा सा हटके होगा। क्या फॉर एग्जांपल अब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में अब एग्रीकल्चर चंडीगढ़ शहर में तो नहीं होगा ना, इसके बाहर जाके होगा। और कोई रिवर चंडीगढ़ में फ्लो कर रही है तो वो क्या होगा? यार हम यहाँ से कोई कैनाल बना लेते हैं ऐसे करके, इस ये यहाँ हो जाएगा, देयरफॉर जब ड्रेनेज सिस्टम लगा लेते हैं अगर वहां पे रहती है। ये दीज पीपल वर वेरी गुड सिविल इंजीनियर्स ऑल्सो। इसके चलते हुए इन्होंने कैनाल्स का या ड्रेनेज सिस्टम का सिस्टम भी कंपेरेटिवली वेल डेवलप किया होता। एंड नॉट ओनली दिस, फॉर व्हाट आल्सो इंपॉर्टेंट सिस्टम वाज दैट, जहां जहां भी जैसे धौलावीरा है इन गुजरात, वहां पे डैम्स देखने को मिलते हैं। अलादीनो इन सिंध, वहां पे इरिगेशन की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, जहां कहीं पे इंडिगो देखने को मिलता है, कहीं पे राइस देखने को मिलता है, एंड कहीं कहीं पे फार्मर्स इतने बढ़िया थे दैट मिक्स्ड क्रॉपिंग के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। that mixed cropping is also there, means जो हम हड़प्पन्स को एंटरप्रेन्योरियल पीपल कहते हैं,
तो एंटरप्रेन्योरशिप डज वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, बट ऑल्सो अगर एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर में भी वो एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है। मीन्स एग्रीकल्चर में भी एक्टिविटीज को वो करने को तैयार है। एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे जो हमने मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का काम शुरू कर दिया था, आज भी तो हम गाय भैंस चराते हैं ना, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री की बात भी हो रही है। एनिमल्स भी फॉर एग्जांपल गोट हो गया, शीप हो गया, बफेलो हो गया, अनदर वर आल्सो रियर्ड। और कुछ लोग तो इतने बढ़िया थे, जबरदस्त थे, वो एलिफेंट्स को भी डोमेस्टिकेट कर लेते थे कि हाथी घर पे पाल लिया, चलो कभी टाइम लगेगा तो इस पे बैठ के घूमने फिरने के लिए जाएंगे। हाथी देयर कुड बी क्वेश्चन दैट एलिफेंट्स वर आल्सो बीइंग डोमेस्टिकेटेड। एक बात बहुत ध्यान में रखो कि हड़प्पन्स वर, कल भी हमने किया, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द एनिमल कॉल्ड हॉर्स। हॉर्स के बारे में फॉर एग्जांपल इनकी अवेयरनेस नहीं थी। सेकेंडली, एक चीज है टाइगर और एक है लेपर्ड। जहां हम बाद में भी बात करते हैं, या अगर अगर आज इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, अगर किसी मूवीज के बारे में बात करते हैं तो हमने कल भी बात करी थी, मूवीज उसी चीज को रिप्रेजेंट करती है जो समाज में चल रहा है, या उसका एक नेक्स्ट वर्जन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल जो दिल्ली में, बेंगलुरु में हो रहा है, वही कुछ 10 साल के बाद चंडीगढ़ में होगा, वही कुछ 20 साल 15 साल के बाद एक छोटे टियर 2 सिटी में होगा। वो रिप्रेजेंट वही करती है, हमें उस कल्चर के बारे में धीरे धीरे पता लगता है। इसी तरीके से राजा के अलग अलग समय के ऊपर क्वाइंस भी हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त, हम आज किंग करेंगे, समुद्रगुप्त के ऐसे कुछ क्वाइंस मिले जहां पे वो वीणा बजा रहा है, तो जिसका मतलब है उसको वीणा बजाने का शौक था, तभी तो बजा रहा होगा। इसी कंटेक्स्ट में कहीं पे मिलेगा आपको टाइगर टाइप ऑफ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको लायन टाइप ऑफ पॉइंट देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात बहुत अच्छे तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हर राजा हर टाइप ऑफ पॉइंट इश्यू नहीं कर सकता। अगर वो आपके टेरिटरी में, आपके एरिया में वो एनिमल पाया जाता है, तभी आप उस तरीके के सिक्के की जारी करोगे, नहीं कर सकते। उसी तरीके से हड़प्पन सील्स भी थी, जो एनिमल्स टेरिटरी में पाया जाएगा उस एनिमल्स का, क्योंकि अलग अलग इंस्क्रिप्शन था, पिक्टोग्राफिक हमने किया था, उनका स्क्रिप्ट है, उसी चीज का इंस्क्रिप्शन। एज जहां जहां पे हड़प्पन की टेरिटरी थी वहां पे टाइगर तो मिलते थे, लेकिन लेपर्ड आपको यूपी और यूपी के इंटीरियर में देखने को मिलते हैं। बट दीज पीपल हैव नॉट पेनिट्रेटेड इनटू दैट पर्टिकुलर रीजन। तो बहुत ही रेयर एविडेंस, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ साइट्स है इनका, जैसे हमने किया आलमगीरपुर, आलमगीरपुर वेस्टर्न यूपी में है, तो वहां पे, लेकिन इंटीरियर में जाओगे तो लेपर्ड, या कहीं और जाओगे तो वहां पे लेपर्ड मिलेंगे। मीन्स बहुत ही कम आपको, जो बाद में हम सील्स भी करेंगे तो वहां पे टाइगर तो बहुत ऑफन आपको सील्स में देखने को मिल जाएगा, लेकिन लेपर्ड के एविडेंसेस कंपेरेटिवली बहुत कम है, बिकॉज हड़प्पन्स वर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ द लेपर्ड्स एज दैट एनिमल। उसी तरीके से हम दो, एक हमने किया है हॉर्स, इनको हॉर्स के बारे में पता था, इनको लेपर्ड के बारे में पता था, बट कंपैरेटिवली लेपर्ड का बारे में कम पता था, टाइगर के बारे में ज्यादा पता था। इतना आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया कंपैरेटिवली आपको होना चाहिए। और यही चीज बाद में हम जब क्वाइंस में भी करें, सील्स में भी करेंगे, सेम चीज है। और बहुत ज्यादा बढ़ के ये चीज निकल के आएगी जब हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। वहां पे कोई राजा, फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्ता टू है, ही वुड बी कॉन्करिंग द रीजन ऑफ गुजरात, देन अ टाइगर लाइन टाइप ऑफ पॉइंट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। बाकी दूसरे टाइगर टाइप ऑफ पॉइंट, ऑल दोस थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो वहां पे एग्रीकल्चर की जब कंपेरेटिवली बात आती है तो एग्रीकल्चर वही होगा, इनकी इकोनॉमी वही होगी जो फॉर एग्जांपल वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं। सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स फॉर एग्जांपल देयर वुड बी सम स्मॉल इंडस्ट्रीज दैट वुड बी देयर, या आर्टिसंस फॉर एग्जांपल दे वुड बी, जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया, सिल्वर स्मिथ हो गया, ब्रिक मेकर हो गया, स्टोन कटर हो गया, जिस जिस चीज की जरूरत है, जब मन के बनाने बीड मेकिंग फैक्ट्री होगी, चन्नोदार में, अदर प्लेसेस। मीन्स कहने का मतलब बस इतना हुआ, जो जो काम के लिए आर्टिसंस चाहिए, जो वो एक्सपोर्ट करती हैं, या जो उनकी डेली की एक्टिविटीज है, उसी चीज को हम बोलेंगे वहां पे आर्टिसंस फॉर एग्जांपल दे वुड बी देयर। और सेकंड थिंग इज ट्रेड एंड कमर्स। व्हेन दीज पीपल दे वुड बी कैरिंग आउट देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, तो ट्रेड काफी बढ़िया करेंगे। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड,
एंड इंट्रा ट्रेड। इंटरनल ट्रेड्स जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इट इज अ लिमिटेड एरिया में ही है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं है। उससे पहले हमने जब नियोलिथिक एज किया था देन वी डिड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि नियोलिथिक एज कहीं पे 7000 बीसी में शुरू हो गया था, तो कहीं पे 3000 बीसी में भी शुरू हुआ है, तो कहीं पे फॉर एग्जांपल 2000 बीसी में भी शुरू हुआ है। अगर हम ये साइट की हड़प्पन सिविलाइजेशन का मांडा साइट की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन अगर नियोलिथिक साइट की हम कंपेरेटिवली बात करेंगे तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में दो साइट्स हमने की थी, बुर्जहोम एंड गुफकराल। तो उसी जम्मू वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में एक जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली का कल्चर जो कंपेरेटिवली अर्बन एरिया कल्चर वो चल रहा था, और उसके आसपास ही फॉर एग्जांपल बुर्जहोम एंड गुफकराल में वहां पे नियोलिथिक एरिया शुरू हो रही थी। लेकिन यहाँ ये लोग आपस में इंडस वैली वाले रीजन में भी ट्रेड कर रहे थे, जैसे हमने किया था। कहीं जगह पे घर अच्छे बने हुए थे, दूसरे लोगों ने घर बनाना सीख लिया। कहीं जगह पे बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, दूसरे लोगों ने बाउंड्री वॉल बनानी सीख ली। मेहरगढ़ वाले देयर यूज्ड टू हैव अ ट्रेड विद पर्शिया और ईरान, तो दूसरे लोगों ने ट्रेड करना सीख लिया। तो जब इंटरनल ट्रेड कर रहे तो एक दूसरे से सीखा। इंट्रा मीन्स फॉर एग्जाम्पल इन कंट्री के अंदर अंदर आपस में भी, इन फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया में भी, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी और सिविलाइजेशन भी चल रही थी। फॉर एग्जांपल हो सकता है वहां पे कहीं पे न्यूलिथिक एज चल रही है, जैसे साउथ इंडिया से वो गोल्ड लेकर आती थी कोलर माइन से, तो गोल्ड तो इनकी सिविलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन ये इंडिया के और टेरिटरीज में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। थर्ड थिंग इज एक्सटर्नल ट्रेड वाज आल्सो देयर एंड दैट वाज एट अ वेरी हाई पीक। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हो गया पर्शिया ईरान हो गया, और फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया हो गया। इनके साथ भी ट्रेड हो रहा है। अब हमें कैसे पता लग रहा है कि फॉर एग्जांपल दे आर आल्सो कैरिंग ऑन द ट्रेड विद दिस पीपल। फॉर एग्जांपल द मेसोपोटामियन लिटरेचर है, वहां पे जो लिटरेचर है किंग था, उसके लिटरेचर में इंडिया का नाम भी लिखा हुआ था। He says that Mesopotamia is having a great amount of trade। जैसे आज भी है ना, हम जब बजट आता है, सर्वे आता है, तो उसमें लिखा होता है कि कौन सी कंट्री के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। उसी तरीके से इन राजाओं ने भी लिखा हुआ था कि हमारे, जैसे द किंग अकार्ड वाज देयर, इसमें लिखा हुआ था दैट वी आर हैविंग एन एक्सटेंसिव ट्रेड विद वेरियस एरियाज। कौन कौन से एरिया में? फॉर एग्जांपल दिलमन, मगान, जामकान एंड मेलुहा। दिलमन शब्द का मतलब है बहरेन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बहरेन, इस एरिया के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। मकान बेसिकली मीन्स ओमान एंड यूएई वाला एरिया, that these people are having good amount of trade with these people। and third was for example मेलुहा। मेलुहा का मतलब है हड़प्पा। वो राजा ने ही लिखा हुआ है that we are having an extensive trade with these people, which means that Indus Valley civilization was an important area for these people to have a very good amount of trade with each other। इतना क्लियर हो रहा है? therefore huge amount of trade was also going on at that particular point of time। अब ट्रेड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? रिवर से भी करेंगे, कहीं पे हम लैंड पे भी करेंगे, और कहीं पे हम सी पे भी करेंगे। Therefore the ट्रेड हो रहा है, रिवर से हो रहा है, लैंड से हो रहा है, सी से हो रहा है। ऑल द पॉसिबल वेज जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, दीज पीपल वर बेसिकली बी एंगेज्ड टू। इतना क्लियर हो रहा है? नाउ अगर ट्रेड हम कर रहे हैं, वी वुड बी एक्सपोर्टिंग सर्टन थिंग्स एंड वी वुड बी इंपोर्टिंग सर्टन थिंग्स। कुछ चीज हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज फॉर एग्जाम्पल हम इनको इंपोर्ट कर रहे हैं। एक बात तो श्योर है, इट वॉज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया या फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। मीन्स हम कंपेरेटिवली प्रॉफिटेबल ट्रेड में कंपेरेटिवली इंगेज कर रहे थे। हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स, वी आर एक्सपोर्टिंग आइवरी, वी आर एक्सपोर्टिंग टॉयज, वी आर एक्सपोर्टिंग पीकॉक, वी आर एक्सपोर्टिंग बीट्स, मनके हो गए जैसे हार में डालने, ऐसी आसान सिंपल सिंपल सी चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बदले में हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? वी आर इंपोर्टिंग गोल्ड, वी आर इंपोर्टिंग सिल्वर, वी आर इंपोर्टिंग सेमी प्रीशियस स्टोन्स। हम फॉर एग्जांपल दे रहे हैं पीकॉक,
दे रहे हैं टॉयज, दे रहे हैं बीट्स, उसके बदले में ले क्या रहे हैं? सोना, चांदी, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। इंडिया वॉज इटसेल्फ, जहाँ मेलुहा, जहाँ इंडिया की बात करते हैं, वॉज इटसेल्फ अ वेरी रिच कंट्री बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, पर हमारा इतना फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था दैट कंपेरेटली इतना ज्यादा बेनिफिट भी हुआ इसका कि हमने फॉरेन से भी कंपेरेटली काफी ज्यादा यहाँ पे गोल्ड का इनफ्लो रहा, सिल्वर का इनफ्लो रहा, एंड फॉर एग्जांपल अलग अलग सेमी प्रीशियस स्टोन्स का भी रहा। अब मेटेलिक मनी तो था नहीं, सिक्के तो थे नहीं जैसे आजकल है, तो कैसे ट्रेड होगा? द ट्रेड वाज बेसिकली कैरिड आउट बाय अ सिस्टम नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मीन्स कुछ तुम मेरे को दे दो, कुछ मैं तेरे को दे देता हूँ। तुम मेरे को मोड़ दे दो 5 किलो का, मैं तेरे को उसके 5 किलो का सोना दे देता हूँ। बंदा बढ़िया ऐश होगी उसकी। तुम मेरे को फॉर एग्जाम्पल टॉयज दे दो मिट्टी के बने हुए, तुम मेरे से सेमी प्रीशियस स्टोन्स या चांदी या कुछ भी और ले जाओ। अब जब बार्टर सिस्टम में दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहला वेट्स एंड सेकेंड इज मेजरमेंट। अब कुछ तो वेट का मेजर करना पड़ेगा ना। तो वेट्स फॉर एग्जांपल कुछ छोटे वेट थे, दे वर बेसिकली फॉलोइंग अ बाइनरी सिस्टम, 2, 4, 8, 16, 32, 64 तक। लेकिन जो बड़े वेट होते हैं तो वो डेसिमल सिस्टम को, जैसे वो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे, तो वहां पे बाइनरी सिस्टम भी था स्मॉल नंबर्स के लिए, और डेसिमल सिस्टम वाज देयर फॉर एग्जांपल फॉर द लार्जर वेट्स दैट आर। मेजरमेंट फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को मेजर करने के लिए, जैसे रॉड टाइप था, ऐसे रॉड देखने को मिली जहां पे ऐसे कट्स लगे हुए हैं which gives an indication कि कुछ ना कुछ मेजरमेंट के लिए भी यूज करते थे। और जैसे ही वाटर सिस्टम है इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट की वेट्स एंड मेजर्स हो गई होगा। फॉर एग्जाम्पल वेट्स बनेंगे चर्ट के, लाइमस्टोन के, जस्टाइटेड के, अलग अलग एरियाज के वेट्स जा वो देखने को मिलते हैं। सील्स वर आल्सो बीइंग फाउंड एट दैट प्लेसेस। सील्स क्या थी? इट वाज बेसिकली अ मार्क ऑफ ओनरशिप। कोई इंसान ने कुछ सामान को ट्रेड करना है, फॉरेन में भेजना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सब लोगों का, कुछ मेरा सामान है गठड़ी में बांधा हुआ, कुछ आपका, आपका सब लोगों का सामान है, और हम मेलुहा से चले या इंडस वैली से चले और हम पहुंच गए पर्शिया में, ईरान में। वहां पे मेरे को लगा यार इसका सामान एक्सपेंसिव है, तो मैं बोलूंगा मेरा ये इसका सामान को अपना सामान बोलूंगा, और बोलूंगा ये पता नहीं किसका है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, इसके लिए सील्स का आविष्कार किया गया ताकि पता लग सके कि इसके पास कौन सी स्टैंप है, जिसके जो स्टैंप इसकी है सामान भी इसी का होगा, जो स्टैंप मेरी है सामान भी मेरा होगा। एंड सेम वाज द केस फॉर ऑल द पीपल। Therefore, it was important कि seals were basically used as a mark of ownership at that particular point of time. Seals इंडिया की seals भी हैं, और हमने जैसे कल वाली क्लास में किया था, इंडिया और मेसोपोटामियन सील्स में क्या फर्क है? इंडियन सील्स और मेसोपोटामियन सील्स में, इंडिया सील्स कैसी थी? अगर हम मेलुहा जा की बात करते हैं, our seals were for example either square or for example they were rectangular in shape and made of a soft stone known as स्टेटाइट। अगर हम मेसोपोटामिया वालों की बात करते हैं, कैसी सील्स थी? सिलेंड्रिकल सील्स मेड ऑफ क्ले। एंड थर्ड इज पर्शिया। पर्शियन सील्स इज आल्सो बीन फाउंड। इनकी सर्कुलर बटन शेप सील थी, जैसे शर्ट का बटन होता है उस तरीके से इनकी फॉर एग्जांपल सील्स देखने को मिलती। देयरफॉर हमें कैसे पता लगता है कि इनकी सील्स थी? देयर आर सम इंडियन सील्स which are found in Mesopotamia and in the Persian Gulf cities, और कुछ मेसोपोटामिया की सील्स यहाँ पे पाई गई हैं और कुछ पर्शिया की सील्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई गई है, which gives an indication that a huge amount of trade। लिटरेरी एविडेंसेस भी हमारे पास हो गया जब जब मेसोपोटामिया के राजे ने बोल दिया कि हम 3 इंपॉर्टेंट एरिया के साथ ट्रेड करते हैं, और लिटरेचर के साथ साथ ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हो गया जहाँ पे हमारी सील्स उनके एरियाज सिटीज में पाई गई हैं, और उन दोनों की सील्स फॉर एग्जांपल हमारे एरियाज हमारी सिटीज में पाई गई है, विच गिव्स एन इंडिकेशन दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड वाज देयर। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे ट्रेडर्स वहां पे जाके बस गए हों और उनके ट्रेडर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके बस गए हों, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। ट्रेड बीड बहुत ज्यादा ट्रेड होते थे जो मन के हार में डालने वाले होते हैं, दे वर आल्सो बीइंग ट्रेडेड एट अ हाई लेवल। और बीड मेकिंग फैक्ट्री आपको हड़प्पा में, लोथल में, चन्नोदारो में देखने को मिलती थी। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको किश्तियां भी तो चाहिए,
इसलिए डॉकयार्ड उनको खड़े करने के लिए जस्ट सी पोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। ऑल दोज थिंग्स वर आल्सो एग्जिस्टिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, कुछ रॉ मटेरियल आप फॉरेन से इंपोर्ट भी कर सकते हो, बिकॉज हड़प्पा वाले फॉरेन में अगर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो वहां से सामान भी तो लेकर आएंगे, रॉ मटेरियल। देयरफॉर सर्टेन थिंग्स दे वर देयर, दे वर आल्सो बीइंग इंपोर्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो अच्छे तरीके से वो इंपोर्ट भी करते थे। फॉर एग्जांपल गोल्ड आता था अफगानिस्तान ईरान कोलर माइन से, कॉपर आता था फॉर एग्जांपल राजस्थान से, टिन अफगानिस्तान ईरान से, लेपिस lazuli, अलग अलग फॉर एग्जांपल मेटल्स और स्टोन्स हैं। तो इनको आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टोन कौन सा मेटल हड़प्पा वाले रीजन में यहाँ पे इंपोर्ट होके आता था, एंड दीज पीपल वर मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड फाइनली सेलिंग दोस प्रोडक्ट्स। क्लियर है जितना पढ़ो, जिसको ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है। क्या कर रहे थे हैं? मतलब ਕਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆਗਾ, ਬਸ ਸਟੋਰੀ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰसेस ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋ ਨਾ ਪੜੋ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੰਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ 100 ਪੇਜ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ यूपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀਸੀਐਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਹ 20-25 ਪੇਜਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ 20-15 ਪੇਜਾਂ ਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਉਣ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰ ਅਟੈਂਪਟ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਿਕॉज द फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ समझ ਆਊਗਾ, पर ਜਦੋਂ अगले दिन सुनूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ आਉਂਦਾ नहीं होना। उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम घर पे जाके रिवाइज नहीं करते एंड वी ट्राई टू फॉलो मल्टीपल सोर्सेज। ना ये याद रहता है ना वो याद रहता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉलो वन सोर्स विच यू फाइंड इज बेस्ट फॉर यू। हाँ, लेकिन वो सोर्स वाला आपको आना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। इतना ध्यान रखो। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਆਟਾ ਪਿਆਉਣ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ 10-10 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੱਟੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 40 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਸਿਸਟਮ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ weight ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Next is Harappan religion. When we come to know about Harappan religion, yeah, how do we come to know about Harappan religion? It is basically from various archaeological evidences that has been found. Because literary evidences तो पता ही नहीं है भी what are their archaeological evidences, they play a very important role। One thing is for sure that the Harappans, they were basically nature worshippers। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद हम फॉर एग्जांपल वैदिक एज करेंगे, दीज आर नेचर वर्शिपर्स पीपल, खास करके वैदिक एज वाले। एंड टेम्पल वाज नॉट अ प्लेस फॉर यूनिफिकेशन ऑफ दिस पीपल, जिसका मतलब है ये बड़े प्रैक्टिकल लोग थे, ये बड़े मटेरियलिस्टिक लोग थे, धर्म के नाम के ऊपर इकट्ठा होने वाले लोग नहीं थे। इसलिए इन्होंने कभी भी भगवान के नाम के ऊपर मंदिर बनाया ही नहीं। कहते भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, मटेरियलिस्टिक है। कहते हम तो भगवान से पैसे मांगते हैं और जो फिर हम भगवान को पैसे देंगे ही क्यों देंगे। दिस पीपल वर सो मटेरियलिस्टिक, तो भगवान को इसने क्या करनी है पैसे लेके, या कई फालतू की चीजों के ऊपर क्यों पूजा करनी है। वेरी मटेरियलिस्टिक पीपल। जहाँ पे जरूरत है वहीं पे पैसा लगाएंगे, एल्स फॉर एग्जांपल वी वुड नॉट बी देयर। इसलिए अलग अलग जगह पे इन्होंने, कहीं पे हमें नेचर वर्शिप है, कहीं पे एनिमल वर्शिप देखने को मिलेगा, मल्टीपल अदर थिंग्स फॉर एग्जांपल दे वुड बी देयर। अगर वर्शिप करनी है तो ये आग को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। एंड देयरफॉर एविडेंस ऑफ फायर वर्शिप हैज बेसिकली बीन फाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे हवन कुंड टाइप सा बना हुआ है, उस तरीके से भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। लोथल में मिल जाएगा, कालीबंगा मिल जाएगा, बनावली में मिल जाएगा। एक ग्रेट बाथ वॉज कंपेरेटली वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से बना हुआ एक बहुत बड़ा सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है। दिस इज अ ग्रेट बाथ, जो कहता है एक साइड से वाटर का इनलेट है, एक जगह फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ से लोग आते हैं, यहाँ पे भी आने का रास्ता कंपेरेटली बना हुआ है। एक साइड से पानी का इनलेट है, दूसरी साइड से पानी का एग्जिट था। लोग कहते हैं कि जहाँ पे शायद पवित्र पानी होगा कुछ उस समय पर मानते होंगे, और बाहर से लोग चल के आते थे, बहुत बड़ा सम्मेलन होता होगा। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उनके रूम्स भी बने हुए हैं, वहां पे आके बड़े बड़े महात्मा लोग रहते होंगे। एंड देयर फॉर ग्रेट बाथ, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि डुबकी लगा के बंदा कैसा भी हो जाता होगा। तो ग्रेट बाथ वॉज बेसिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये हमें लगता है, हो सकता है स्विमिंग पूल ही हो, ये भी हो सकता है। हमें लगता है कि वो ग्रेट बात है बिकॉज ऑफ द रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर एग्जाम्पल दैट।
कुछ एविडेंसेस आपको प्लांट वर्शिप के भी देखने को मिलेंगे। पीपल ट्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लांट वर्शिप का फॉर एग्जांपल कैसे देखने में, कहीं पे हमें ट्री स्पिरिट्स को भी मानते हैं कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि दोपहर को मत जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे आत्मा मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है। तो यहाँ ये लोग भी तो मानते थे आत्मा आत्मा होती है। कहते कैसे पता लगा, एक सील है, मोहर बनी हुई है, उस पे एक पेड़ बना हुआ है और यहाँ पे 6-7 लोग इस पेड़ के आगे खड़े हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसको ऑफरिंग कर रहे हैं। और जो पेड़ के जो ऐसे टाहनियां हैं, ब्रांचेस है, उसमें से एक जो देवी है वो ऐसे करके देख रही है कि तुम मेरे को क्या ऑफरिंग कर रहे हो, विच मीन्स दैट दीज पीपल हैड अ बिलीफ इन द ट्री स्पिरिट्स ऑल्सो। इनके भी फॉर एग्जाम्पल होती। हमने एक पॉइंट किया था कल वाली क्लास में, दैट गॉड्स एंड गॉडेसेस वर आल्सो बीइंग वर्शिप्ड। आर्यंस वाले ज्यादा गॉड की वर्शिप करते थे, ये बेसिकली मदर गॉडेसेस की ज्यादा वर्शिप करते थे। हमें कैसे पता लगेगा कि जो ज्यादा स्कल्पचर, ज्यादा मूर्तियां देखने को मिलती हैं वो मदर गॉडेसेस की ही देखने को मिलती है, विच मीन्स उसकी ही ज्यादा पूजा होती होगी। therefore mother goddesses was also very important point and chief deity was there, large number of sculpture there also basically been found। इस तरीके से मदर गॉडेसेस का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो इमेज है, अब ये पता कैसे लग गया कि इसकी हम पूजा करते थे या किसी डांसर की इमेज है, ये तो किसी की भी हो सकती है। तो हमारी assumption ये मदर गॉडेसेस है, बिकॉज जो भी नॉर्मली क्या होता है, दिस इज बेसिकली फर्टिलिटी कल्ट, जैसे सिर से उपजा हुआ सब कुछ हो रहा है, फर्टिलिटी कल्ट को भी बिलीव करते थे। और फर्टिलिटी कल्ट को बिलीव करते थे, यहाँ पे शिवलिंग की पूजा भी होती थी, बिकॉज मोहनजोदारो के हर घर के हर कोने में आपको शिवलिंग के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये लोग शिवलिंग की पूजा भी करते। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्टिलिटी कल्ट में भी इनका काफी ज्यादा। दे ऑल्सो हैड अ बिलीफ इन द मिथिकल हीरोज, जहां मिथिकल फिगर्स में भी बिलीव करते थे। मिथिकल हीरो का मतलब एक ऐसा अजम्पशन, एक मिथ अजम्पशन जिसको हम लगता है कि यार वो आदमी बहुत ब्रेव है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ने डिपिक्ट किया हुआ है, एक वॉरियर है, फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग विद ट्राइंग टू डिफीट 2 टाइगर्स, जैसे गिलगामेश एक मेसोपोटामिया रीजन में हुआ है, उस वॉरियर का नाम एक मिथिकल फिगर है। उसी तरीके से यहाँ पे भी इंसानों को दिखाया गया है टाइगर्स के साथ लड़ते हुए। तो कुछ लोगों ने कहा है कि ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि इंसान 2-2 टाइगर को इकट्ठा मारा, तो हो सकते है मिथिकल फिगर भी हो। उसी तरीके से मिथिकल हीरोज, मिथिकल फिगर्स देखने को मिलते हैं। मिथिकल फिगर्स का मतलब ऐसे सील्स के ऊपर कुछ बना हुआ है जो रियलिटी में नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल नरसिम्हा, आधा नर आधा लायन, ऊपर से फॉर एग्जांपल इंसान है, नीचे से फॉर एग्जांपल शेर बना हुआ है, या आधा मेल आधा फीमेल बना हुआ है, ऐसे दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो ऐसे भी कुछ फिगर्स देखने को मिलती हैं दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसी तरीके से कुछ लोग यूनिकॉर्न बुल को भी, यूनिकॉर्न बुल की काफी ज्यादा पूजा होती थी, एक सींग वाला बुल, कहते ये नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो हो सकता है ये भी एक मिथिकल फिगर भी हो सकता है एग्जिस्ट करता हो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देयरफॉर वेरियस अदर थिंग्स हैव आल्सो बीन फॉर्म्ड। इसके साथ ही वहां पे प्रोटो शिव एक सील है, वहां पे फॉर यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल सील हैज बीन फाउंड, एक ऐसा देवी देवता है जो एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, आंखें बंद है, सिर पे सिंहासन टाइप सा है, और ही इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एनिमल्स। एलिफेंट हो गया, राइनो हो गया, बफेलो हो गया, या फॉर एग्जांपल आपका टाइगर हो गया। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो के साथ सराउंड है। एंड बिलो द टेबल 2 डियर्स आर सिटिंग, यहाँ पे 2 डियर बैठे हैं, एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 एनिमल्स है जो सराउंड हुए हैं। तो कौन सा देवी देवता है जो फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स का है? शिव जी। कहते प्रोटो शिव, प्रोटो मीन्स जैसे, शिवजी जैसे देवी देवते यहाँ पे की उनकी फोटो देखने को मिलती है, एक सील के ऊपर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे शिव जी की पूजा होती थी। जहाँ शिवलिंग देखने को मिलते हैं, जैसे आपको बताया था मोहनजोदारो वाले रीजन में, तो हो सकता है शिवलिंग फर्टिलिटी कल्ट है, बाद में यहाँ पे हो गया। अब शिव जी जैसे इंडिया में तो ये हो गए, वर्ल्ड ओवर देवी देवता है ना, इंडिया में है, दूसरी जगह पे भी होंगे। जैसे हमारे 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश को कंपेरेटली माना जाता है, एक ने पैदा किया, एक ने बचा के रख रहे हैं, और तीसरे डिस्ट्रॉयर हैं, तीनों के तीनों हैं।
तो वर्ल्ड ओवर यही सो सिनेरियो है, कोई पैदा कर रहा है, कोई बचा के रख रहा है, कोई डिस्ट्रॉय, बस नाम अलग अलग है। जैसे इसी भगवान को शिव जी कहा जाता है, इसी भगवान को रुद्र भी तो कहा जाता है, इसी को लोग साउथ इंडिया में चले जाओ वो अलग नाम लेंगे। तो इस अलग अलग नाम है। शिव जी जैसे देवी देवता दैट हैज एग्जिस्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इनको कंपेरेटली माना जाता है। इन सील्स के ऊपर टाइगर रिप्रेजेंट करें, लेपर्ड्स आर नॉट देयर, बहुत ही कम है। जादू टोन में बिलीव करते थे, बिलीव इन एमुलेट्स ऑल्सो। एमुलेट्स होता है जादू टोना, तो वो जादू टोना में भी फॉर एग्जांपल दीस पीपल वर बिलीविंग एंड दे आल्सो थिंकिंग दैट सम सॉर्ट ऑफ द मैजिकल पावर इज आल्सो देयर, कि मैं तुम्हें ऐसे करूंगा और तुम अंधे हो जाओगे, ऑल दोस थिंग्स दे आल्सो एग्जिस्टेड एट दैट। अरे वो जादू टोना यही होता है ना, जहाँ किसी के मन की बात पढ़ के बता देनी भाई तेरे दिल में क्या चल रहा है, तो दैट इज आल्सो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट। तो ये मन की बात पता होना जरूरी है। एक सिपाही था छोटे लेवल के ऊपर फौज में, और वो बाद में जाके क्या हो गया, कैप्टन बन गया। और जब भी यहाँ, और वो अपने साथ एक हमेशा एक बंदा रखता था, जब भी कहीं पे भी जाता था तो उसका कैप्टन बन गया, उसको सैल्यूट तो बजेंगे ही बजेंगे। तो जब भी जाता था तो कैप्टन होता, जब कैप्टन बन गया जहां पे जाता उसको सैल्यूट बजने लगे। जब भी कोई उसको छोटे लेवल का हवलदार सैल्यूट मारता था तो वो कहता सेम टू यू, वो कहता था। जो साथ वाला बंदा था कहता यार ये क्या बात हुई। फिर 2-4 दिन फिर हुआ, जब भी उसको कोई सैल्यूट मारता था कहता सेम टू यू। ये 10-12 दिन तो चला, एक दिन दुखी हो गया, कहता उसने सैल्यूट ही मारा है, तुम भी उसको सैल्यूट कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, लेकिन सेम टू यू क्यों बोल रहे हो। कहता मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी पहले हवलदार ही था, हवलदार से ही मैं कैप्टन बना हूं, और मेरे को पता है ये मुंह से वैसे तो हाथ से सैल्यूट मार रहा है, लेकिन दिल से मेरे को गालियां निकाल रहा है। कहते इसलिए मैं गाली निकालता तो मैं इसको सेम टू यू बोल देता था, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। कहते लोग क्या होता है, कहते आपने भी देखा होगा ना, लोग मुंह से कुछ कहते हैं और दिल में कंपेरेटली कुछ चल रहा होता है। रिश्तेदारों को हम ऐसे मिलते हैं जैसे तुम्हें जन्मों जन्म का प्यार बिछड़ा हुआ था आज ही मिल गया, और जैसे ही उसने थोड़ा सा मुंह साइड पे किया, 4 दिल में उसके लिए अच्छे प्यारे शब्द निकालते हैं और छोड़े इसको इग्नोर करो। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी दैट हैज बीन देयर, और ऐसे ही ये चलता रहा, बढ़िया है। चलो कमिंग बैक, एमुलेट्स एंड जादू टोने की बात हुई, कंपेरेटली दीस पीपल वर देयर, कि मैजिकल पावर थी इनके पास कंपेरेटली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दे आल्सो हैव अ बिलीफ इन सर्पेंट वर्शिप। फॉर एग्जाम्पल स्नेक वर्शिप में भी पूजा करते थे। दे आल्सो हैड अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी फॉर एग्जाम्पल जिंदगी है, और उसी तरीके से अपने लोगों को दफनाते भी थे। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है लाइफ आफ्टर डेथ, जो किसी को समझ में नहीं आता, मेजॉरिटी हम जैसे लोगों को, और इसलिए बाबागिरी ज्यादा चल रहा है। लेकिन ना साउथ इंडिया का बाबा है, अभी भी है, अभी उसने अपनी अलग से कंट्री बना ली है, इतना ज्यादा फेमस है वो, कंट्री अलग से बना लिया, एक आइलैंड वाइलैंड खरीद लिया था। इससे पहले सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जेल भी जाकर आया वो। अब ये अलग ही कंसेप्ट चल रहा है इसका, बहुत मस्त बंदा है ये, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। कहता उसके फॉलोअर्स बहुत अमीर लोग हैं, अल्ट्रा, एक तो रिच, एक तो सुपर रिच, एक तो रिच, जैसे रिच हो जाता है मीन्स बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, और वो उनको बड़ा अच्छे तरीके से फुसला के रखता है। कहता जैसे फॉर तुम अब इस जन्म में तो बहुत अमीर हो, कहता ठीक है, जब तुम अमीर हो तो फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 50,000 करोड़ रुपए हैं, कहता यार तुम ऐसे फालतू अमीर अमीर हो, ऐसा करो तुम इसमें से 5,000 करोड़ मेरे को दे दो। कहते बाबा जी क्यों। कहते यार इस जन्म में तो तुम अमीर हो, लेकिन अगर अगले जन्म में गरीब पैदा होगे तो। कहता मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरे पास बहुत दैवी शक्ति है, अगर तुम कहीं पे गरीब पैदा हो गए तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें 5,000 करोड़ रुपए दे दूंगा, ताकि तुम फिर अमीर हो जाओगे। और लोग मानते भी हैं, बिकॉज अंधविश्वास है। ये कंसेप्ट भी चल रहा है, बिकॉज बिलीफ इन लाइफ ऑफ अगले जन्म में तुम क्या बनोगे। तो ये कंसेप्ट जैसे हम पहले भी किया था न्यूलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में, यहाँ पर आने वाले समय में साथ में, जैसे न्यूलिथिक एज में हमने किया था बुड्सहोम एंड गुफकराल में बरिल ऑफ द गोट विद द डेड मास्टर। कहीं पे फॉर एग्जाम्पल बरिल ऑफ द डॉग विद द डेड मास्टर, आपको अलग अलग जगह पे, यहाँ पे डॉग है, एक जगह पे गोट भी ऑफ द डेड मास्टर है। क्यों, बिकॉज अगले जन्म में आपको उस चीज की जरूरत ना पड़े, हम पहले ही साथ देके भेज देते हैं। या जैसे
इजिप्ट में पिरामिड्स बने हुए हैं, उस पिरामिड्स में मम्मीज हैं, और उसमें भी मम्मीज के बहुत ज्यादा सामान लोगों को दिया हुआ है, ताकि जब राजा बहुत अमीर है अगले जन्म में इसको हम पहले ही सामान देके भेज दें। कहते दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, रियल लाइफ तो इस बॉडी के बाहर है, आत्मा को जब जरूरत पड़ेगी तो वो ये सामान वर्त लेगा। ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पे भी वो कंसेप्ट था। लेकिन व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जब अपने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना होता था, दैट वाज अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया। यहाँ पे घर वर है लोगों के, थोड़ा सा दूर जाके फॉर एग्जांपल बरियल ऑफ द डेड करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि उसकी बॉडी की स्मेल फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए। दैट वाज देयर। अब बिकॉज अलग अलग लोग थे, कोई प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड था, कोई मंगोलॉइड था, कुछ अल्पाइन पीपल थे, कुछ मेडिटेरियन पीपल थे, कुछ इंडिया वाले अलग अलग लोगों के अलग अलग ट्रेडिशन थे, इसलिए दफनाने के ट्रेडिशन भी अलग अलग थे। जैसे कंप्लीट बरियल, पूरे का पूरा ही बरी कर दिया हड़प्पा में। फ्रैक्शनल बरियल भगवानपुर में, आधा बंदा दफना दिया, आधा छोड़ दिया भी जानवर जानवर खा जाएंगे, दैट वाज देयर। पोस्ट क्रीमेशन बरियल, पहले जला दिया, उसको जलाने के बाद उसको दफना दिया। कॉफिन बरियल जैसे अंग्रेज करते हैं डब्बे से में, वो कर दिया हड़प्पा में। पिट बरियल, एक खड्डा कर दिया, उस खड्डे में फॉर एग्जांपल उसको डाल दी उसकी बॉडी। पॉट बरियल, एक बहुत बड़ा सा गड़ा है, उस गड़े में दफना दिया। एंड इंपॉर्टेंट वाज ज्वाइंट बरियल, लोथल एंड कालीबंगा। ज्वाइंट बरियल मींस फॉर एग्जांपल हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ को मार के साथ में उसको भी दफना दो। ऑपोजिट तो होगा नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं कि लड़की की डेथ होगी लड़के को दफना दो। एविडेंस ऑफ ज्वाइंट burial has also been found at that particular point from Lothal and Kalibanga. So this is about the Harappan religion. तो हड़प्पन रिलीजन के बारे में ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी? इतना पढ़ो फिर आगे करते हैं। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? So, so there were friendship and US, the general notion of that fertility is unable. इस जो फैन शेप है ड्रेस, इससे पता लगता है ये फर्टिलिटी का सिंबल है।
ठीक है, ये फैन टाइप सा बना हुआ है हेड ड्रेस, सिर के ऊपर जो ड्रेस डाली हुई है वो फैन शेप्ड है, तो ये फर्टिलिटी का सिंबल मानते थे ट्राइबल को। serpent worship. स्नेक वर्शिप। देखो रिलीजन, इससे पहले लास्ट ईयर में क्वेश्चन वैदिक एज के सोसाइटी और में आ चुका है, कल्चर में आ चुका है। रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, खास करके बिकॉज जैसे सरकार जिस तरीके से चल रही है, तो धर्म का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस, कल्चर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए जैसे देर आर चांसेस कि हड़प्पन रिलीजन के बारे में या वैदिक रिलीजन के बारे में या जो हमारा कल्चर जो बाद में जाके इवॉल्व हुआ जिस तरीके से बना, तो वो हमें पता होना जरूरी है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस किया करो। मेरा वैसे ही धर्म में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, तो थोड़ा सा आपको आगे पीछे वाली कहानियां भी सुना देता हूँ, बिकॉज आई कीप ऑन लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसमें सेम थिंग जो आपको यहाँ पे तो नॉर्मली मैं बता देता हूँ ना, आप कभी इस बातों को आप ऐसे में यूज करके देखना। ये थोड़ा सा इसलिए भी सुनाते हैं बिकॉज, और मैं सुनाता वही हूँ जो किसी न किसी रिलीजियस टेक्स्ट में दिया हुआ, बुद्धिज्म, जैनिज्म या किसी टेक्स्ट में दिया हुआ है, बिकॉज वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। और सेम थिंग बिकॉज आजकल फिलोसफिकल एसेज कंपेरेटली ज़्यादा आ रहे हैं, देयरफॉर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आपको ये कुछ कहानियां पता होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये, और खास करके धर्म, बिकॉज सरकारी तो सरकार के बंदे ही तो हैं जो पेपर बनाते हैं, ठीक है, यूपीएससी में, तो आपको कंपेरेटली पता होना जरूरी। चलो कमिंग बैक हड़प्पन रिलीजन, एक और चलो छोटी सी बात है, काफी बढ़िया है, स्टोरी है जो आपको यूजफुल भी रहेगा। एक सन्यासी था, वो इंडिया से चाइना चला गया, बहुत ज्यादा महिमा थी उसकी सन्यासी की, और वो खुद जाने से पहले उसकी महिमा पहुंच गई कि यार एक ऐसा बंदा है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। राजा उसको स्पेशली रिसीव करने गया कि इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा सन्यासी हिंदुस्तान की धरती से चाइना की धरती पे आया है। उसको बिठाया, लेके गए, उसकी सेवा वो करी, एक दो दिन उसको रेस्ट भी करवाया। रेस्ट करवाने के बाद राजा उसके पास चला गया, कहता जी मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछना है और मेरे को कुछ नहीं जानना है। वो सन्यासी बोलता है हाँ जी बताओ क्या पूछना है। कहते सब धर्म और सब धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि अहंकार को या ईगो को छोड़ दो, लेकिन छोड़ें कैसे ये नहीं पता लगता। कहता है मैं सोचता हूं पहले, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज राजा था, कहता है पहले मेरा एक छोटी सी टेरिटरी में मैं रूल कर रहा था, फिर मेरे को लगा मैं मेरी बहुत बड़ी टेरिटरी होनी चाहिए, मेरी बहुत बड़ी टेरिटरी होगी, चाइना के काफी बड़े पार्ट के ऊपर मैं रूल भी करने लग गया और बड़े एरिया पे रूल करने लगा। मेरे को था कि अगर बड़ा टेरिटरी मेरी हो जाएगी तो मेरे को मन की संतुष्टि मिल जाएगी, और मेरी जो ईगो है कि और ज्यादा टेरिटरी जीतूं और ज्यादा टेरिटरी जीतूं, ये खत्म हो जाएगी। कहता लेकिन जब मैंने बहुत बड़ी टेरिटरी पे कॉन्कर कर लिया तो मेरा मन सोचता है कि यार मैं क्यों ना पूरी दुनिया पे ही कॉन्कर कर लूं। कहता मैं बुढ़ा हो चुका हूं, अब अगर इस टाइम पूरी, मेरा मन क्या सोच रहा है कि पूरी दुनिया जीत लूं। कहता अगर पूरी दुनिया जीतने के बाद भी मेरा अहंकार खत्म नहीं हुआ तो बताओ क्या करूंगा। एंड ही वॉज इन अ वेरी मच टेंशन। तो जो वहां पे सन्यासी था, यार ये तो बहुत ही आसान सा काम है, तुम सुबह मेरे पास 4 बजे आना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस अहंकार को कैसे छोड़ा जा सकता है। कहता ठीक है। राजा जैसे ही पीछे मुड़ के जाने लगता है तो उसको बोलता है एक सेकंड रुक जा, ऐसा करना जब तुम सुबह 4 बजे आओगे तो अपने साथ अपने अहंकार को भी लेके आना। कहता ठीक है जी लेके आता हूँ। वो चला जाता है, रास्ते में सोचता जाता है, नींद नहीं आती उसको कि जो इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने मेरे को ये नहीं बता सके कि अहंकार को कैसे छोड़ा जा सकता है, ये कैसे बताएगा, पता नहीं कौन सी ऐसी तरकीब बता देगा ताकि जो मेरा मन इतने सालों से बेचैन है वो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। नींद आती नहीं है,
सुबह पहुंच जाता है 4 बजे से 5 मिनट पहले ही। और भिक्षु बोलता है कि चलो ठीक है, वो वहाँ पे सन्यासी होते हैं, बोलता है ठीक है बैठ जाओ। 4 बज गए, कहते जी बताओ कैसे अहंकार को छोड़ सकता हूँ। कहते ऐसा करो अपनी आंखें बंद कर लो, और कहते पहले बताओ कि अहंकार को साथ में लेकर आई हो। कहता सबसे बड़ा पंगा तो यही है कि पता ही नहीं कि अहंकार है कहाँ पे। कहता अगर कोई अहंकार कोई कपड़ा होता, अगर अहंकार कुछ और चीज होती तो मैं छोड़ देता। कहता मेरे को खुद नहीं पता भी अहंकार कहाँ पे है, तो मैं उसको साथ में कैसे लेकर आऊंगा। तो वो सन्यासी बोलता चलो ऐसा करो, तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे आगे बैठा हूं, आंखें बंद करके अपने अंदर देखने की कोशिश करो, अपने बॉडी के हर पार्ट को समझने की कोशिश करो और जानने की कोशिश करो, और जहां पे तुम्हें पता लगे कि अहंकार है मेरे को बता देना, मेरे पास डंडा है, मैं अहंकार को डंडा मार दूंगा और अहंकार मर जाएगा। कहता ठीक है जी। राजा बोलता ये बात भी बढ़िया है, ठीक है ऐसे करके भी देख लेते हैं। वो काफी टाइम आंखें बंद करता है, अपनी बॉडी के हर पार्ट को देखने की, सिर से लेके पैर तक, हाथ वाथ देखे, कहता इस पोटे में अहंकार है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। उसको अहंकार कहीं नहीं मिलता। तो वो बोलता है यार अहंकार तो कहीं है ही नहीं है। कहता है बुद्ध जो वहां पे जो सन्यासी बोलता है, कहता यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, अहंकार कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो वो ज्ञान है। और जब तुम ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी तो तुम्हें पता लग जाएगी कि अहंकार कुछ भी नहीं है। दिस इज समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय यू, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो अहंकार कुछ भी नहीं है और कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कुछ एग्जिस्ट करता तो आपके सेंसेस हैं, आप उस सेंसेस से कुछ देख रहे हो, देखने के बाद आपकी मन की कल्पना है। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़का ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन फीलिंग ही नहीं आती। दैट इज टोटली योर ओन सेंसेस जो भी है। तो कहते जितना भी खोजोगे उतने ही पाओगे कि अहंकार एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है दैट इज योर सेल्फ। और जो भी जैसे लोग कहते हैं कि जो भगवान को ढूंढ रहे हो, आपके अंदर ही तो भगवान है, भगवान कहीं बाहर नहीं है। उसी चीज के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि जो आप खोज रहे हो दैट इज एग्जिस्टिंग विद इन यू। एंड सेम इज केस फॉर यूपीएससी ऑल्सो। अगर यूपीएससी का मल्टीपल चीजें देखने की कोशिश कर रहे हो, एवरीथिंग इज विद इन यू ओनली। आप अगर अच्छे तरीके से घर पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे, थिंग्स विल बी विद इन योर कंट्रोल एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। लेकिन अगर इधर उधर आप घूमते फिरते रहोगे, फिर उसके बोलते टाइम नहीं मिलता, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो कमिंग बैक, नेक्स्ट इज हड़प्पन पॉटरी। इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द हड़प्पन पॉटरी इज प्लेन इटसेल्फ। लेकिन जैसे यहाँ पे इस जो टेरिटरी है, यहाँ पे लाल मिट्टी कंपैरेटिवली पाई जाती है। तो लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, उनपे से ब्लैक कलर का कोई डिजाइन बना होता था। अगर आपको पूछा जाए कि मेजॉरिटी पॉटरी प्लेन है, हाँ जी बिल्कुल प्लेन है। लेकिन कुछ पॉटरी के ऊपर डिजाइन भी देखने को मिलते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, वर्टिकल लाइंस होगी, या किसी 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 फिश का डिजाइन बना हो गया। फॉर एग्जांपल किसी पत्ते का पैटर्न देखने को मिल गया, कहीं पे पीपल ट्री देखने को मिल गया। अलग अलग पैटर्न ऑफ डिजाइन दे वर बेसिकली बीइंग फाउंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। या कोई एनिमल मिल गया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मेजॉरिटी पॉटरी में एक सिमिलरिटी टाइप देखने को मिलती है, एक जैसी पॉटरी है। अब एक जैसी पॉटरी का मतलब है कहीं ना कहीं पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हो कि भाई पॉटरी इस तरीके की ही बनेगी। ये कौन सेंट्रलाइजेशन पावर ला सकता है? राजा तो ला नहीं सकता, मर्चेंट ला सकते हैं, देयरफॉर बिकॉज ये ट्रेड के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज बेसिकली टाउन प्लानिंग। इसमें काफी पॉइंट्स हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। सिटाडेल लोअर टाउन पढ़ चुके हैं। द रोड्स दे फॉलो द ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है इस तरीके वाली रोड्स बनी हुई है, जैसे आजकल भी ऐसे ही होती हैं। द रोड्स दे कट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसको ग्रिड पैटर्न ऑफ द रोड्स कंपैरेटिवली बोला जाता है। हाँ, बिकॉज ये क्यों है? बिकॉज हड़प्पन आज भी हम घर बनाते हैं, या स्क्वायर बनाएंगे या रेक्टेंगुलर बनाएंगे, और स्क्वायर रेक्टेंगुलर में तो फॉर ग्रिड पैटर्न बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको बाद में हम करेंगे कुछ टाइम में, एक ओवल टाइप सेटलमेंट भी देखने को मिलती है। अगर ओवल टाइप सेटलमेंट है तो यहाँ पे रोड्स आपको इस तरीके से भी देखने पड़ेंगी, रेडियल स्ट्रीट्स भी देखने को मिलेगी, वो हम आगे अभी करेंगे। बिकॉज मेजॉरिटी इट वाज अ ग्रिड पैटर्न दैट वाज फॉलोड, लेकिन एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर जहाँ पे आपको इस तरीके की, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस बना हुआ है तो वो पूरे का पूरा रोड्स उसी में फॉर एग्जांपल आती है। ग्रिड पैटर्न ऑफ द रोड्स आर आल्सो बीइंग फॉलोड। बर्न्ट ब्रेक्स हम कल कर चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम वाज एक्सीलेंट, लाइम वाटर, चूना जिप्सम था, ड्रेन से पानी होता था। साइड एंट्री ऑफ द हाउसेस आपको बता दिया था।
कोई विंडो वाज नॉट देयर फेसिंग द स्ट्रीट, आपको बता दिया, स्पेस बिटवीन द हाउसेस, टाइल्ड वॉशरूम, और कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे अपने कुएं हुए वेल्स भी बने हुए थे, विच मीन्स दैट दे डू नॉट वांट कि उनके घर के लोग बहुत दूर से पानी लेकर आए, द वाटर दे वांटेड टू हैव द वेल्स एट देयर ओन हाउसेस ओनली, तो वेल्स भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलती है। एक बार इतना पढ़ो फिर हड़प्पन साइट्स के स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है इतना? सिर्फ कोई टीवी भी जिसमें से कौन सी ज्यादा टीवी करता था, दोबारा दोबारा। तो हम लोग वीडियो कर दिया कि यूट्यूब ज्यादा सीखते बच्चे को बच्चे का बिकॉज whole of the Harappan civilization growth and mature phase is dependent on the Harappan economy itself. जब तक हरप्पन इकोनॉमी स्ट्रांग रही, हरप्पन सिविलाइजेशन स्ट्रांग रही, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द किंग और द प्रीस्ट, इट इज द पार्ट ऑफ द मर्चेंट, दूसरी वजह से। सिटाडेल जैसे आपको कल भी बताया था, अब बिल्डिंग फॉर एग्जांपल ये एक पूरे का पूरा एक एरिया है, ये एरिया कुछ ऊंचा है, मिट्टी पे टीले पे बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल किला विला बना हुआ है, एंड दैट इज सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। जो भी रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बिल्डिंग बनी होगी हम उसको सिटर, जैसे किले बने हैं राजस्थान में ऐसे लगा लो, जहाँ आप हिमाचल में जाते हैं वहां पे किले बने हैं। लोअर टाउन मीन जो प्लेन एरिया है उसके ऊपर के लोग रहते हैं, सिंपल। आगे चलें। नेक्स्ट इज वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हड़प्पन साइट्स है, यहाँ से बिकॉज ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, समझाने वाला कुछ ज़्यादा नहीं है तो पढ़ के बता दूंगा ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं प्रीलिम्स में, बिकॉज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कहाँ से क्या मिला। हड़प्पा है, दयाराम सानी ने इसको डिस्कवर किया था, रावी रिवर के ऊपर था, बैरक्स इन दी फॉर्म ऑफ रोज ऑफ सिंगल रूम हैज बीन फॉर्म। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे करके बैरक्स बने हुए हैं, दैट हैज बीन फाउंड। तो ये बैरक्स इन द फॉर्म सिंगल रोड। रेड सैंडस्टोन टॉर्सो, लाल मिट्टी का बना हुआ एक मेल का टॉर्सो ऑफ अ न्यूड मेल हैज आल्सो बीन फाउंड। तो ये बैरक्स इनकी वजह से मान ली स्लेवरी हाँ,
अलग अलग बरियल प्रैक्टिसेस है, सिमेट्री एच टाइप, R37 टाइप, मीन्स अलग अलग एरियाज है कहाँ से कौन, जैसे सिमेट्री एच टाइप जहाँ पे कॉफिन बरियल भाई जहाँ पे पाया जाता है, मीन जो बाहर से चल के लोग यहाँ पे आ रहे थे वो अपने लोगों को कॉफिन में दफनाते थे, बात करते अलग अलग दफनाने के उनके पास प्रैक्टिस से यहाँ पे पाई जाती है। मोहनजोदारो शब्द का मतलब है माउंड ऑफ द डेड। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली मोहनजोदारो वाज ऑन द सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, और इंडस की नेचर है वेवरिंग, ऐसे ऐसे करके प्रूव करती है, जिसके चलते वही मोहनजोदारो की सिटी 7 बार डिस्ट्रॉय हुई थी, एंड 7 बार इन्होंने अपने आप दोबारा रीस्टैब्लिश की थी सिटी। डिस्ट्रॉय होगी फिर बना ली, डिस्ट्रॉय होगी फिर बना ली, तो इस तरीके से क्या हुआ 7 लेयर्स बन गई थी यहाँ पे। तो इसको लेयर का मतलब ऐसे ऊपर रेज्ड प्लेटफॉर्म्स हो गए, टीला टाइप सा बन गया था, ठीक है, तो उसका माउंट ऑफ द डेड मींस यहाँ पे नीचे वाले लेयर में कुछ लोग मरे हुए हैं, फिर उसके ऊपर बना दिया, फिर उसके ऊपर बना दिया, एक टीला टाइप सा बन गया था, दैट इज नोन एज द माउंट ऑफ द डेड, जिसको कंपेरेटली बोला जाता है। ग्रेट ग्रेनरी, यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रेनरी देखने को मिलती है। मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल है। पशुपति सील जो भी हमने किया था, जो प्रोटो शिव सील, वो देखने को मिलती है। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज की इमेज मिली हुई है। यहाँ पे उसका द राइट हैंड इज ऑन हर हिप्स, जैसे यहाँ पे लड़कियां ऐसे फोटो सेल्फी करवाती हैं, इस तरीके से है। और ये देखो उस समय में बड़ी अच्छे हार वार डाला हुआ है, अच्छे तरीके से बाल बनाए हुए हैं, यहाँ पे बैंगल्स डाले हुए हैं। ऐसे नहीं था जैसे देसी हम रहते हैं वैसे नहीं थे, अच्छे सज के वो लोग रहते होंगे, ठीक है। इमेज हैज बीन फाउंड। स्टेटेड इमेज ऑफ अ बियर्ड मैन हैज बीन फाउंड, ये कहते हैं प्रीस्ट की इमेज है। ये बाबा भी देखो मस्त है ना, दाढ़ी का स्टाइल देखो, इसका पट्टी सिर पे बांधी हुई है, बढ़िया सा शॉल लिया हुआ है, ठीक है। ये बिकॉज प्रीस्ट भी तो बन के रहते हुए, जब लोग सज सबर के रहते हैं तो बाबा भी सज सबर के। यहाँ पे इसके ऐसे दिखा रहे थे, तीसरी आंख है, मीन तीसरा नेत्र इसका खुला हुआ है, तो ये प्रीस्ट की इमेज है, बढ़िया भी तरीके से इसका। ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड। स्केल्टन फाउंड इन द स्टेट्स इंडिकेटिंग वॉरफेयर, कुछ सीढ़ियों के ऊपर स्केल्टन्स मिले हैं, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कई लड़ाई लगी होगी, उनके यहाँ पे मारे जाने के स्केल्टन्स देखने को मिलते हैं। एविडेंस ऑफ मलेरिया हैज बीन फाउंड, कुछ लोगों को मलेरिया की वजह से डेथ हो गई थी, तो ऐसे लगता है कि उसकी वजह से जब इनकी कार्बन 14 डेटिंग एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है। फ्लड के एविडेंस देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट स्ट्रीट, जैसे एक चौड़ी सी सड़क है, वो देखने को मिलती है जहाँ पे। लोथल डिस्कवर्ड बाई S.R. राव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बोगावा, यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड देखने को मिलता है। डबल बरियल का एविडेंस है। राइस कल्टीवेशन का एविडेंस है। बीड मेकिंग फैक्ट्री है। कॉपर फर्नेस है। ये सिंपल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। पर्शियन सील है। गेम ऑफ चेस यहाँ पे देखने को मिलती है। और फायर ऑल्टर का एविडेंस भी देखने को मिलता है, चेस ये लोग खेलते थे इस वजह से। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल राइस हस्क यहाँ पे देखने को मिलता है। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे एंट्रेंस आपका कहाँ पे है, मेन स्ट्रीट पे, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपका एंट्रेंस साइड पे होता था, लेकिन यहाँ पे मेन स्ट्रीट पे है। पेंटिंग ऑन दी जार, जैसे कनिंग फॉक्स वाली स्टोरी है पंचतंत्र की, कि चलाक लोमड़ी वाली वो थी, अंगूर खट्टे हैं, तो वो पेंटिंग आपको यहाँ पे भी जार पे देखने को मिलती है। टाउन वॉज नॉट डिवाइडेड, नॉर्मली होता था कि सिटाडल एंड लोअर टाउन में डिवाइड हुआ, यहाँ पे एक सिंगल टाउन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलती। आइवरी स्केल है। टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप है, जिसका मतलब है ये लोग ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए जो बच्चों के खिलौने होंगे वही शिप टाइप से बनी हुई होगी। काली बंगन, काली मीन्स ब्लैक, बंगा मीन्स बेंगल, कालिया बंगा, ठीक है। डिस्कवर्ड बाई बीबी लाल एंड बीके घोष ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गग्गर। वन ऑफ द इंडस साइट, जो प्रोटो हरप्पन फेज है, मीन जब अर्ली हरप्पन हो रहे थे तब भी इनके पास काफी मेच्योर थी, और लेट हरप्पन, जब मेच्योर हरप्पन फेज से भी काफी ज्यादा था। फ्लोर फील्ड देखने को मिला है। फायर ऑल्टर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ साइट, कालीबंगा एक ऐसी साइट है जहाँ पे एब्सेंस ऑफ द मदर गॉडेसेस फिगर है। नॉर्मली हरप्पन सिविलाइजेशन में मदर गॉडेसेस के फिगर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट है। मड ब्रेक्स है। वेल्स, यहाँ पे इतने अमीर लोग थे, हर घर में अपना वेल होता था। मिक्स्ड क्रॉपिंग होती थी। सिलेंड्रिकल सील्स मिली है मेसोपोटामिया की। डेकोरेटिव ब्रिक्स यहाँ पे जो फ्लोर्स में बनती थी उनके लिए मिली है, वो मिली है। बोन्स ऑफ द कैमल्स हैव आल्सो बीन फाउंड। नेक्स्ट इज चन्नोदारो, डिस्कवर्ड बाई एनजे मुजुमदार ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। इंडस रिवर के किनारे के ऊपर है एनजे मुजुमदार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ सिटी विदाउट अ सिटाडल,
मीन्स एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे तो बना हुआ है, लेकिन चार दीवारी फॉर एग्जाम्पल उसकी नहीं बनी हुई विदाउट अ सिटाडल, और कोई सिटाडल भी नहीं है, प्लेन एरिया में पाया जाएगा। फ्लडर मोर देन वंस, चाहनोदारो भी इंडस के ऊपर भी है। इंडस का नेचर अभी बताया वेवरिंग है, तो इसकी भी फॉर एग्जाम्पल फ्लडिंग हो गई है। बीड मेकिंग फैक्ट्री देखने को मिलती है, इंक पॉट यहाँ पे देखने को मिलता है, कॉपर इंप्लीमेंट देखने को मिलती है। कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, फोर्टिफिकेशन नहीं है। और ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ अ चैरियट, एक चैरियट है जिसका एक ब्रॉन्ज मॉडल टाइप सा बना हुआ है, मीन्स खेलने वेलने के लिए बच्चों के, उसके एविडेंसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है? इतना पढ़ो फिर आगे मूव करते हैं। बैरक्स जिमें ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਜੀ ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟਰੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। नेक्स्ट इज सरकोटाडा, ओनली इंडस सिटी टू हैव अ स्टोन वॉल फोर्टिफिकेशन, बिकॉज वहाँ पे स्टोन की अवेलेबिलिटी ईजी थी, तो चार दीवारी उन्होंने बोला कि ईंट से क्या करेंगे, पत्थर से कर लेते हैं। रेयर एविडेंस ऑफ द बोन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड, बट हरप्पन्स वर नॉट अवेयर ऑफ द हॉर्स। जब इसका एनालिसिस करते हैं, दे आर बेसिकली बोन्स ऑफ द डोंकीज एंड नॉट हॉर्स। पॉट बरियल का एविडेंस देखने को मिलता है। धौलावीरा डिस्कवर्ड बाय आर.एस. वेस्ट, ओनली इंडस सिटी जहाँ पे आपको मिडिल टाउन भी देखने को मिलता है, जैसे सिटाडल है, लोअर टाउन, और बीच में आपको मिडिल टाउन भी देखने को मिलता है। स्टोन वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जायंट वाटर रेजर्वायर, पानी का बहुत बड़ा तालाब सहित बना हुआ है। इरिगेशन सिस्टम भी होता था, वाटर हार्वेस्टिंग भी थी। इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइन, एक साइन बोर्ड की तरह बना हुआ था इस तरीके से, वो भी आपको देखने को मिलता है। लगता है कि ये फॉर एग्जाम्पल एक साइन बोर्ड है, दिस हैज बीन फाउंड। अर्थक्वेक के एविडेंस है, स्टेडियम के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। बनावली, यहाँ पे बार्ले की ग्रेन्स के एविडेंस है। क्ले मॉडल ऑफ फ्लो हैज बीन फाउंड। सील्स आर फाउंड इन द लोअर टाउन, ये एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली सील्स आपको सिटाडल में मिलने चाहिए, मार्क ऑफ ओनरशिप है, लेकिन यहाँ पे आपको लोअर टाउन में सील्स देखते हैं, और सिटाडल में आपको देखने को नहीं मिलती।
ओवल शेप्ड सेटलमेंट है, फॉर इस तरीके से बनी हुई है, जिसके चलते हुए ही रेडियल स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं इस तरीके से। नॉर्मली ग्रिड पैटर्न ऑफ द रोड जो होता है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। टेराकोटा मॉडल ऑफ अ व्हील, एक सॉलिड व्हील वहां पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज दैमाबाद, रिवर प्रावरा पे है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉन्ज आइटम्स हैव बीन फाउंड, ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स, चैरियट है ब्रॉन्ज का बना हुआ है, एलिफेंट बना हुआ है, राइनो बना हुआ है, बुफेलो बना हुआ है। दीज आर द ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बेसिकली बीन फाउंड। लास्ट इंपॉर्टेंट साइट इज कोट दिजी, discovered by Gure on the banks of Indus. This was a site that was destroyed by fire. तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि बाहर से लोग चलकर आए, उन्होंने इसको आग लगा दी कोटदीज जी को, और राखी गढ़ी को भी बाद में था, एंड जिसके चलते फॉर एग्जाम्पल वो साइट को खत्म कर दी, खत्म होगी। लेकिन ये रियल है या नहीं है वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ स्टोन इम्प्लीमेंट, यहाँ पे स्टोन इम्प्लीमेंट्स भी फॉर एग्जाम्पल पाई गई। अब आपका काम क्या है, इसको पहले तो घर पे जाके पढ़ना है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, जल्दी से याद नहीं होने वाला। जैसे टुडे इज द थर्ड क्लास, कितने पेज हुए हैं हमारे, देख कल हमने 4-5 पेज ही करे होंगे, कल वाली क्लास में, आज वाली क्लास में भी 4-5 पेज ही, 5-6 पेज ही हुए होंगे, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तभी ये चीज़ याद रह पाएगी, एल्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी मैं समझा रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना। रट्टा, हाँ ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे रेडियल पैटर्न मिला है वही मिलेगा, एलिफेंट मिला है वही, जो चीज़ मिली है वो उसको समझा नहीं सकते, पर जो समझा सकते हैं वो मेंस में कंपेरेटली पूछा जा सकता है। जैसे हड़प्पन रिलीजन हो गया, हड़प्पन का स्टार्टिंग होगी, या फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन इकोनॉमी होगी, वो एक समझने वाली बात है। उसको रट्टा मारोगे तो कुछ टाइम के बाद आप डेफिनेटली भूल ही जाओगे। इंपॉर्टेंट है कि उसको आप याद करके रखो, समझ के रखो, एंड हफ्ते 10 दिन बाद उसको रिवाइज कर लो ताकि इट बिकम्स इजी टू रिकॉल दोज थिंग्स टाइम। ठीक है जी, इसको हम यहीं पे रोकते हैं, टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। तो यहाँ हड़प्पन का डिक्लाइन करेंगे और उसके बाद फिर वैदिक एज वाला पोर्शन वहाँ से शुरू कर लेंगे, एंड जितना आगे हुआ चलो वो करने की हम कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।